हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो हम हमारा चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, दैट इज द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। एंड आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, मार्केट वर्सेस स्टेट। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो मार्केट्स हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं और सोसाइटी इसमें क्या एक रोल प्ले करती है, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में इसको डिस्कस किया था। अब बारी आ जाती है लिबरलाइजेशन की, और मार्केट और जो स्टेट है इन दोनों के बीच में एक क्या डिबेट चलता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन। एंड साथ ही साथ में इस चैप्टर को कंक्लूड भी हम करने वाले हैं। चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, चैप्टर जो है वो पूरी तरह मतलब चैप्टर खत्म पर आ चुका है। चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं और अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन के साथ में। जैसे कि आप जानते हो कि लिबरलाइजेशन जो है वो 1991 से इंडिया में स्टार्ट होता है, जब इंडिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करती है। क्या करती है? चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये कब होता है? चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ये होता है इंडिया में 1991 में, और इंडिया एडॉप्ट करती है एलपीजी की पॉलिसी को। एलपीजी का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इस लिबरलाइजेशन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो बेसिकली लिबरलाइजेशन क्या एक चीज होती है, मतलब क्या मीनिंग होता है? सो नेम जो सजेस्ट करता है दैट इज लिबर। लिबर विच मीन्स फ्री। लिबरलाइजेशन या लिबर्टी जो वर्ड है वो लिबर से मतलब जो है निकल के आया है, जिसका मतलब होता है फ्री। यहाँ लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? अ रेंज ऑफ पॉलिसीज सच एज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ लिबरलाइजेशन कुछ ढेर सारी मीनिंग्स को इंक्लूड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला, जहां पर हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर देते हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उन्हें प्राइवेट कंपनीज को सेल कर देते हैं और एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जिसे प्राइवेटाइजेशन भी कहा जाए। प्राइवेटाइजेशन जहां आप टोटली पूरा जो है मतलब प्राइवेट कंपनीज को ही सेल आउट कर दे रहे हो, और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट जहां पर आप धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज को सेल आउट करते चले जा रहे हो। लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन कैपिटल, लेबर एंड ट्रेड। गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होंगे, जो रूल्स होंगे, जो लॉज होंगे, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े कम होते चलेंगे। इन शॉर्ट, लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट किस चीजों में? कैपिटल, लेबर और साथ ही साथ में ट्रेड में। ट्रेड, कैपिटल और लेबर में जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो कम हो जाएंगे, लेस इंटरफेरेंस होगा। टैरिफ्स और इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई गुड है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसको हमको भेजना है, हमको उसमें ट्रेड करना है, तो क्या होता है उसके ऊपर बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटीज लग जाती है कि आपने उसको इंपोर्ट किया है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर टैरिफ्स लग रहे हैं। तो इन सारी चीजों को कम से कम करना ताकि फॉरेन गुड्स को इजीली जो है हम इंपोर्ट कर सकें, अपनी कंट्रीज में भी मंगवा सकें, अपने प्रोडक्ट्स को भी दूसरी कंट्रीज में भेज सके। एंड अलाउइंग ईजियर एक्सेस फॉर फॉरेन कंपनीज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और साथ ही साथ में हम जो है जो फॉरेन कंपनीज हैं वहाँ के प्रोडक्ट्स को इंडिया में इजीली लाके या फॉरेन कंपनीज को इजीली जो है इंडिया में लाके सेटअप कर पाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लिबरलाइजेशन। इजी सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो लिबरलाइजेशन जहां पर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन कम से कम होगा और ट्रेड ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, ट्रेड ज्यादा से ज्यादा होना, उसमें कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होना, और जो है इंडिया में हमको ट्रेड को फ्लरिश करना है तो हमको थोड़ी सी लिबर्टी तो देनी ही पड़ेगी। इन सारे आइडियाज के साथ में इंडिया में लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को एडॉप्ट किया जाता है। Another word for such changes is marketization. ऐसी चीजों के लिए एक और वर्ड जो यूज किया जाता है वो है मार्केटाइजेशन, जो कि मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट प्रोसेसेस से रिलेटेड है, जहां पर हम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पर मार्केट की बात करने वाले हैं। सो दीज इंक्लूड रिलैक्सेशन और रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक कंट्रोल्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रिमूविंग गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर वेजेस एंड प्राइसेस। इसका मतलब क्या है? जहां पर हम इकोनॉमिक कंट्रोल्स को थोड़ा सा जो है कम कर रहे हैं, मतलब कि जो रेगुलेशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेकर आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करना, यानी कि जो है प्राइवेट पीपल को सेल आउट कर देना, और गवर्नमेंट के कंट्रोल जो है वेजेस को लेके, प्राइसेस को लेके, उसमें थोड़ा सा कम इंटरफेरेंस होना। सो दैट इज अबाउट योर मार्केटाइजेशन, जहां पर मार्केट जो होगा, मार्केट के अपने रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, जहां पर इंटरफेरेंस जो है हम गवर्नमेंट का कम से कम कर देंगे।
Those who advocate marketization believe that these steps will promote economic growth and prosperity because private industry is more efficient than government owned industry. जो भी इस मार्केटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं उनका कहना क्या है, उनका ये कहना है कि अगर आप मार्केटाइजेशन करते हो, अगर आप कम से कम रिस्ट्रिक्शंस रखते हो तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज से ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए हमको मार्केटाइजेशन या लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए। Now the changes that have been made under the liberalization program have stimulated economic growth and opened up Indian markets to foreign companies. अब जो भी changes हमको इस liberalization program के थ्रू देखने को मिले हैं उससे इकोनॉमिक की ग्रोथ भी हुई है और साथ ही साथ में इंडियन मार्केट्स फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन हो चुके हैं। मतलब हमने इंडिया को ओपन कर दिया कि अब इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं, जिससे कि क्या होगा, फॉरेन कैपिटल का भी फ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ होगी, उसमें प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड लिबरलाइजेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे फॉरेन ब्रांड के गुड्स हैं जो पहले हमें इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलते थे, जो कि इंडिया में नहीं होते थे, लेकिन आज लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है इंडिया में आ रहा है, जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही है और इंडिया में जो है एम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, Privatization of public companies is supposed to increase their efficiency and reduce the government burden of running these companies. अब जब ये सारा कुछ जो भी पूरा भार था कंपनीज का, गुड्स का, प्रोडक्ट्स का, साथ ही साथ में रूल्स रेगुलेशन, ये सब कुछ फ्री छोड़ दिया है और साथ ही साथ में प्राइवेट कंपनीज ने जो है इसका पूरा भार अपने ऊपर ले लिया है, तो गवर्नमेंट जो है इस पूरे एक सेक्शन के अंदर थोड़ी सी फ्री हो गई। गवर्नमेंट का जो एक बर्डन था कि उसे भी जो है कंपनीज को रन करना है वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि सारा हमने किसके ऊपर सौंप दिया है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। और प्राइवेट कंपनीज का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट वो तब अर्न कर पाती हैं जब वो वर्क करेंगी। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं और इसीलिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऐसी पॉलिसीज को जो है सपोर्ट किया जाता है। However, the impact of liberalization has been mixed. लेकिन देखा है हमने कि ये जो लिबरलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट हमें मिक्स्ड देखने को मिलता है। मिक्स्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसा कि हम जानते हैं हर एक चीज के प्रॉज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, मतलब कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स हैं एंड मेनी people argued that liberalization and globalization have had or will have a negative impact on India. That is, the cost and disadvantages will be more than the advantages and benefits. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स हमको देखने को ज्यादा मिलेंगे, जिसमें उसकी कॉस्ट और डिसएडवांटेजेस ज्यादा होंगे देन दी एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। कुछ सेक्टर्स हैं इंडियन इंडस्ट्री के, जैसे सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर में स्पेशली फिश और फ्रूट की अगर हम बात करें, सो इन सभी में हमको ग्लोबल लेवल पे बेनिफिट देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर्स की, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, इसमें इंडिया को बहुत अच्छा कंपटीशन मिला है फॉरेन प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से इंडिया उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं ले पाई। इनफैक्ट हमको उसमें डिसएडवांटेजेस देखने को मिले, क्योंकि वो फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ में कंपीट नहीं कर पाई और इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है ज्यादा सेल आउट फिर वो नहीं हो पाए। सो अल्टीमेटली कहीं पर उसके बेनिफिट्स और कहीं पर उसके लॉस हमको देखने को मिलते ही रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन फार्मर्स की अगर हम बात करें, सो इंडियन फार्मर्स को दूसरी कंट्री के फार्मर्स के साथ में अच्छा खासा कंपटीशन मिला है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस आपको इंडिया में भी मिलता है और राइस दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरे फार्मर्स के प्रोडक्ट्स भी इंडिया में आ सकते हैं और इंडियन फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो प्रोड्यूस करते ही हैं। इससे ये हो रहा है कि इंडियन फार्मर्स को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन मिलता है। अब क्योंकि जैसे पहले क्या होता था कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो वर्ल्ड मार्केट से इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं था, इंडिया में जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे वही सारा इंडिया जो है कंज्यूम करता था, बाहर के प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आते थे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हमने जो पढ़ा हुआ है कि पहले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता था कि जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर नहीं है, हमें इंपोर्ट करना चाहिए, क्यों ना आप उन प्रोडक्ट्स को खुद ही इंडिया में प्रोड्यूस करने लग जाए। सो पहले इतना ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी और साथ ही साथ में जो फार्मर्स होते थे उनको सपोर्ट प्राइसेस और सब्सिडीज भी मिलते थे, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी मिलता था। जैसे फर्टिलाइजर है, मान लो फर्टिलाइजर बहुत महंगा है तो थोड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट ने कर दिया उस एक चीज में,
तो यहाँ सपोर्ट प्राइजेस, सब्सिडीज, ये सारी चीजें मिलती थी। तो मतलब इसका क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमको देखने को मिलता था, गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती थी। लेकिन अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया कम, और ये जो सपोर्ट प्राइजेस, ये जो सब्सिडीज हैं, ये सभी जो है कम हो गए। पहले ये सपोर्ट प्राइजेस क्या करते थे, एक तरीके से फार्मर्स के लिए थोड़ी बहुत इनकम का सोर्स हो जाते थे, जिसकी वजह से वो जो है मतलब एग्रीकल्चर कमोडिटीज को परचेज कर सकते थे, और वो भी अच्छे से मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते थे और अर्न कर सकते थे। लेकिन जब से लिबरलाइजेशन हुआ, सब्सिडीज वगैरह जो है ये सारी चीजें बंद कर दी गवर्नमेंट ने, जिससे फार्मर्स को जो है ऑलरेडी इफेक्ट पड़ा, और उसके बाद में जब उनके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए तो अब उन्हें सस्टेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सब्सिडीज लोअर द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग बिकॉज द गवर्नमेंट पेज पार्ट ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर इनपुट। जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, डीजल है, तो इन सारी चीजें बहुत महंगी होती थी, ये इनपुट्स बहुत महंगे होते थे, तो गवर्नमेंट थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी। नाउ लिबरलाइजेशन इज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट, सो सपोर्ट प्राइसेस एंड सब्सिडीज आर रिड्यूस्ड ऑफ रिटर्न। अब क्योंकि लिबरलाइजेशन इस तरह के सपोर्ट प्राइसेस और सब्सिडीज के अगेंस्ट में होती है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करनी है हमको फार्मर्स को, सो अल्टीमेटली क्या होता था कि यहाँ पर सपोर्ट प्राइसेस और सब्सिडीज को कम कर दिया गया या बंद कर दिया गया, और इससे फार्मर्स जो है वो एक मतलब नॉर्मल लिविंग भी जो है सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि ना ही उन्हें किसी तरह का सपोर्ट है, और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से उनका प्रोडक्ट भी सेल आउट नहीं हो पाता है। Similarly, small manufacturers have been exposed to global competitor as foreign goods and brands have entered the market and some have not been able to compete. साथ ही साथ में जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, स्मॉल लेवल पर जो है बिजनेस वगैरह कर रहे होते हैं, अब उनके सामने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो उन्हें सस्टेन करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही हैं इसके लिबरलाइजेशन के, और प्राइवेटाइजेशन या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बंद कर देने से जो है एम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज पहले ये कोई एक कंपनी है, पहले ये गवर्नमेंट कंपनी थी और इसमें 100 एम्प्लॉइज लगे हुए थे जो कि काम करते थे, इन्हें जो है अच्छी खासी मतलब सैलरी मिलती थी, और जो है मतलब पर मंथ सैलरी मिलती थी, ठीक है। इसके बाद में इनको जो है अदर फैसिलिटीज भी मिलती थी, इनके पास में पेंशन बेनिफिट्स भी थे, इनको जो है और भी डिफरेंट जो है अमेनिटीज बेसिक वगैरह सब कुछ पे किया जाता था, मतलब अच्छी खासी जॉब इनके पास में थी। लेकिन अब इस गवर्नमेंट कंपनी को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, और ये कंपनी क्या हो गई, प्राइवेट पर्सन को सेल आउट कर दी। प्राइवेट पर्सन का मोटिव क्या है, प्रॉफिट। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बेटरमेंट या वेलफेयर के लिए वर्क कर सके। यहाँ प्राइवेट पर्सन का मोटिव क्या है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। अब इसने देखा कि यार 100 लोग इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, लेकिन जरूरत कितनों की है, जरूरत सिर्फ और सिर्फ 80 पीपल की है। अब अगर मैं ये 80 पर्सन को काम पे रखूंगा, तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो 20 लोगों को काम से हटाया, तो 20 पर्सन क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। 80 पीपल में भी उसने सोचा कि मेन जो काम हो रहा है उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की जरूरत है, ये जो बाकी के 30 पीपल हैं ये जो काम कर रहे हैं, ये काम मैं आउटसोर्सिंग के थ्रू भी करवा सकता हूं। कैसे करवा सकता हूं, आउटसोर्सिंग के थ्रू, जहां पर मैं डेवलप्ड कंट्रीज में जिन लोगों को काम की जरूरत है उन्हें काम दे दूंगा, और वो कम वेजेस में मुझे जल्दी काम करके दे देंगे। तो उसने इन 30 को भी हटा दिया काम से, और आउटसोर्सिंग में जो है वर्क करवाने लग गया, जिसमें इसको जैसे सपोज ये इन 30 पीपल को 1000 रुपीज पे करता था, उसको यहाँ आउटसोर्सिंग में 500 रुपीज पे करने पड़ते हैं, और बाकी का 500 उसके पास में एज अ प्रॉफिट आ जाता है। तो मतलब अब उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 50 पीपल जो हैं वो काम करते हैं, और बाकी सारा प्रॉफिट उसके पास में जाता है। सो ये एक चीज क्या दिखाती कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट लोगों से छिन जाता है, उसके बाद में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ होती है, एंड टू द ग्रोथ ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां पर जो कि अच्छी खासी जॉब लोगों के पास में होती है वो उनसे छिन जाती है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा जो है मतलब वहां पर किसी भी तरीके की एक तरीके से बोले सिस्टम नहीं रहता। This is not good for workers because the organized sector generally offers better paid and more regular or permanent jobs। और ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वो लोगों को अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी एक तरीके से प्रोवाइड करता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीजें नहीं होती। सो बेसिकली यहाँ पर इस मार्केट वर्सेस स्टेट के डिबेट में अगर हम देखें, सो स्टेट जो कि इंटरफेयर करता है आपके प्लान्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन, हर एक चीज में आपके बेटरमेंट के लिए वर्क करता है। वहीं अगर हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, सो जहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट को देखती हैं। लेकिन इन दोनों के डिबेट में एक चीज ये होती है कि जब इकोनॉमीज ओपन हो जाती हैं और साथ ही साथ में उसमें आपको जो है आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, आप जो है क्या कर सकते हो, आपके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो आप
आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। बस इसमें क्या एक चीज हो सकती है कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है अपने रेगुलेशंस जो है वो अच्छे से कर सके, साथ ही साथ में जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज मतलब जो ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट सभी के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन जैसा कि इन जनरल होता है कि हर एक चीज में प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो यहाँ भी उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ तक समझ में। सो आई होप ये जो टॉपिक था लिबरलाइजेशन का, जिसमें हम मार्केट वर्सेस स्टेट पढ़ रहे थे, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिबरलाइजेशन क्या था और ये मार्केट और स्टेट के सामने ये डिबेट जो है वो कैसे चलता है। ठीक है, नाउ टू कंक्लूड, ये जो पूरा चैप्टर था आपका मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट देखे जो आज भी हैं। जैसे हमने विलेज हाट से लेके वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज तक, वीकली ट्राइबल मार्केट्स, साथ ही साथ में आपकी ट्रेडिंग बिजनेस कम्युनिटीज, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा कि ये जो मार्केट्स हैं ये अपने आप में सोशल इंस्टीट्यूशंस है। जहां से हमने स्टार्ट किया था कि मार्केट्स इकोनॉमी का पार्ट है, पर जो सोशलॉजिस्ट कहते थे कि नहीं मार्केट सोशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, तो वो कैसे है, यहां से हमने स्टार्ट किया था। और सारा चैप्टर पढ़ने के बाद में हम कंक्लूड कहां कर रहे हैं कि मार्केट्स देमसेल्व्स आर सोशल इंस्टीट्यूशंस। वो सोशल इंस्टीट्यूशंस की ही तरह काम कर रहे हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ में क्लास, कास्ट और रिलीजन, आपका कल्चर, इन सारी चीजों से कनेक्टेड होते हैं। In addition, we have learned that exchange has a social and symbolic significance that goes far beyond its immediate economic purpose. साथ ही साथ में हमने देखा कि आप जो एक्सचेंज करते हो, जो आप गुड्स परचेस करते हो, जो आप कंज्यूम करते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि सोशल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी होता है। आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हो, वो आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आप जो है किस तरह की सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपके कल्चर्स कैसे हैं, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मार्केट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे ये सोशल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे हमने देखा कि ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज, तो वैश्य जो होते थे वो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज के अंदर आते थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मेड ही है। तो सोसाइटी जिस तरह से ऑर्गेनाइज है, मार्केट्स भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होंगे। एंड मोर ओवर द वेज इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज और सर्कुलेट्स इज रैपिडली चेंजिंग ड्यू टू द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन। और साथ ही साथ में जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, ये सब कुछ इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस पूरे इतने बड़े लेवल पर हो रहा है। There are many different ways and levels at which goods, services, cultural symbols, money and so on circulate. लोकल मार्केट से लेके टाउन तक और साथ ही साथ में पूरे ग्लोबल लेवल पर जो भी सारा कुछ सर्कुलेट हो रहा है उसके डिफरेंट डिफरेंट अपने वेज होते हैं। सो अगर आज के हम इस चेंजिंग वर्ल्ड में बात करें, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म्ड एंड द ब्रोडर सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज चेंजेस। आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मार्केट्स सबसे पहली चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मार्केट्स के आप अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई मैं प्रोडक्ट्स कहां से लाऊंगा, मैं कमोडिटीज कहां से लाऊंगा। जैसे सपोज एक ऐसा टाइम आए कि सारे मार्केट्स बंद हो जाएं, मार्केट ही ना हो, तो क्या आप कैसे कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे आपकी जो भी जितनी भी नीड्स होंगी आप उन्हें कैसे जो है फुलफिल करने वाले हो। सो इसीलिए मार्केट्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मार्केट्स किस तरह से सोशली ऑर्गेनाइज्ड हैं, कैसे इसमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये कैसे टाइम के साथ में ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ सोशियोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स। तो मार्केट कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और अब इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। सो हियर वी एंड आवर चैप्टर नंबर 4 दैट इज द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। और सारे डाउट्स आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जो आपके इस चैप्टर के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप इतना सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो देखो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बस एक और चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। देखो आपको सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर तो मिल ही जाते हैं, आपको मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है प्ले स्टोर पर आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अब आपको वेबसाइट पर जाना है जहां पर आपको सारे लेक्चर्स क्लास वाइज, बुक वाइज, टॉपिक वाइज, सीक्वेंस में मिलेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेबसाइट को एक्सेस करो, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com।
जैसे ही एंटर करोगे ये आपके सामने मैग्नेट बेन्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। लाइक इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, NTSC है, ओलंपियाड है, सब कुछ मिलेगा आपको। जस्ट क्लास एंड कोर्स चूज करना है, उससे रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे जो है वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ सभी लेक्चर्स मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम में। सो जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उन्हें भी इसके बारे में बताओ। और अब सारी चीजें क्लियर हो गई हो, सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।